हेलो दोस्तों, पॉलिटिकल स्टडीज़ में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल सीरीज़ में प्लेटो को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर इस प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पर हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर प्लेटो के साम्यवाद के साथ। प्लेटो का अगर हम साम्यवाद देखेंगे तो इसके बारे में उन्होंने अपने बुक, जो उनका फेमस बुक है रिपब्लिक, उसमें प्लेटो ने अपने साम्यवाद का वर्णन किया है। तो साम्यवाद के बारे में जब वो बताते हैं तो वो कहते हैं कि उनके साम्यवाद का उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति के चरित्र को अच्छा करना, या फिर उसके चरित्र में जो भी उसके अच्छे चरित्र में आने वाली जो भी रुकावट है उसे दूर करना ही वो साम्यवाद बताते हैं। तो वो अपने साम्यवाद के थ्रू व्यक्ति के गुड कैरेक्टर, और वो अच्छा हो और वो कोई भ्रष्ट ना हो, करप्ट ना हो, और वो करप्ट बन ना जाए, इसलिए वो अपने साम्यवाद के बारे में बताएंगे। और साम्यवाद के बारे में बताते वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है, उन्होंने अपनी जो साम्यवाद की अवधारणा है, उनकी जो फेमस पुस्तक है रिपब्लिक, और व्यक्ति के चरित्र को वो अच्छा करना चाहते हैं, वो रुकावट को दूर करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। और सोसाइटी कैसे होगी? सोसाइटी योग्यता पर आधारित होगी, है ना। जो जितना अच्छा होगा वो, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि व्यक्ति जितना अच्छा योग्य होगा वो फिलोसफर किंग बनेगा, फिर उसके बाद सैनिक वर्ग होगा, फिर उससे जो कम थोड़ा योग्य होगा वो फिर उत्पादक वर्ग बनेगा। तो वो योग्यता के आधार पर समाज को 3 भागों में बांटते हैं, और उसके बाद एक गुड सोसाइटी, आदर्श राज्य की बात करते हैं। और जब ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे तो एक आदर्श राज्य बन जाएगा। कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा तो वो एक आदर्श राज्य बन जाएगा। ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्लेटो ये काल्पनिक है तो वो ऐसी ही कल्पना कर रहे हैं। प्लेटो चाहते हैं कि उनके समाज में कोई भी नेपोटिज्म ना हो, भाई भतीजावाद ना हो। नेपोटिज्म जानते हो ना, कि कोई किसी को मतलब फेवर ना मिले, किसी को जैसे कि किसी का काम किसी की वजह से आसानी से हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर कोई अच्छे घर से है या फिर अच्छी जगह से, उसको फेवरेटिज्म मतलब उसको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वो प्रेफरेंस के बारे में, वो प्रेफरेंस को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। और वो कहते हैं कि जहाँ पर धन होगा, जहाँ पर मनी की बात आएगी, वहाँ पर हमेशा क्या होगा, क्या बोलते हैं, व्यक्ति लालची हो जाएगा, व्यक्ति क्या बोलते हैं, अपने पैसे के बारे में ही सोचेगा। और हमेशा जहाँ पर धन और वेल्थ आता है, हमेशा उसी को महत्व दिया जाता है। और लेकिन प्लेटो जो है वो धन और वेल्थ को महत्व नहीं देते हैं। प्लेटो जो है वो बिल्कुल भी धन और वेल्थ के खिलाफ में, वो तो बल्कि साम्यवाद, संपत्ति के साम्यवाद में यही बताना चाहते हैं कि कैसे हम, जो फिलोसफर वर्ग है हमारा, अगर हम उसे धन से, संपत्ति से दूर रखेंगे तो वो भ्रष्ट नहीं होगा, वो करप्ट नहीं होगा, फिर वो ईवल नहीं बनेगा, और वो अच्छा रहेगा। और अच्छा रहेगा तो फिर वो अच्छे लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा, लोगों के भलाई के लिए काम करेगा। तो इसलिए वो धन और वेल्थ से शासक वर्ग को दूर रखना चाहते हैं। और यही है उनकी संपत्ति का साम्यवाद, जहाँ पर वो बोलते हैं कि जो उत्पादक वर्ग होगा वो साम्यवाद में गार्जियन वर्ग को प्रेरित करेगा। गार्जियन वर्ग कौन है? यही गार्जियन वर्ग है जो सबसे ऊपर है, जो हमारा फिलोसफर किंग है, जैसे कि जो हमारा शासक वर्ग है वही गार्जियन वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि गार्जियन वर्ग कहाँ से आ गया। तो गार्जियन वर्ग वही है जो शासक वर्ग है, और गार्जियन वर्ग के अंतर्गत ये उत्पादक वर्ग काम करेगा, ओके। तो ये ऐसे डिवाइड हो रखा है। का जो साम्यवाद है वो इसी पर आधारित है कि भाई संपत्ति का त्याग कर देगा। जो अभिभावक वर्ग है वो क्या कर देगा? संपत्ति का त्याग, है ना। क्या करेगा? संपत्ति का त्याग। ना उसके पास घर होगा, ना उसके पास ज़मीन होगा, ना सोना चांदी होगा। क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो वो लालची हो जाएगा, थोड़ा सा है वो, और ज़्यादा धन के लालच में वो शायद गलत काम करे, क्योंकि उसके पास पावर है और पावर से वो गलत काम कर सकता है, और ज़्यादा धन के लालच में। तो प्लेटो ने बोला भैया तुम्हारे पास धन होगा ही नहीं, और ना तुम्हारे पास धन होगा, ना धन का लालच होगा, तो तुम कुछ गलत भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोना चांदी ये सब पैसा वैसा सब अभिभावक वर्ग के लिए, यानी गार्जियन वर्ग के लिए ये बाधित कर दिया कि इनके पास नहीं होगा ये सब। तो ये प्लेटो जो है ये सोचते हैं, प्लेटो ये करना चाहते हैं कि संपत्ति जो है वो किसी की शुद्धता को ख़त्म कर देता है। मतलब कि अगर कोई इंसान अच्छा है लेकिन उसे अगर संपत्ति की लत लग गई
और उसे अगर संपत्ति मतलब वैसे तो संपत्ति देखो सबको पसंद, संपत्ति की लत किसको नहीं होती है, सबको ही संपत्ति चाहिए होती है। लेकिन ये संपत्ति कई बार हमसे मजबूरी के वास्ते में या फिर और ज़्यादा संपत्ति के लालच में गलत काम करवा ही देता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि संपत्ति नहीं होगी तो वो शुद्ध रहेंगे, वो प्योर रहेंगे, फिर वो कोई गलत काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर वो इन सारी चीज़ों को जो भी उनके ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही उनको ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभिभावक वर्ग, गार्जियन वर्ग या शासक वर्ग, ये सारे एक ही हैं। ठीक है, अगर इनकी ज़रूरत का ख्याल रखना है तो इनके सारे ज़रूरत का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इनके पास स्थायी रूप से कुछ नहीं होगा। ये बस सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास, इनके जैसे होता है ना कि हमारे नाम पर हमारी प्रॉपर्टी होती है, तो हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारे नाम पर लिखी गई है, मतलब वो हमारी, हमारे ऊपर उसका पूरा अधिकार है, हम जब चाहे उसका कुछ भी कर सकते हैं। बट इनके पास स्थायी रूप से कुछ नहीं है, इनको बस इस्तेमाल करने के लिए मिला जा रहा है, यूज़ करने के लिए मिला जा रहा है, मिलता है वो। ठीक है, चलिए, तो आशा करती हूँ कि आपको संपत्ति का साम्यवाद समझ में आया होगा। संपत्ति का साम्यवाद बस इतना ही है कि उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति कहीं ना कहीं दुष्टता का, लालच का परिणाम होता है। और ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करने के चक्कर में अभिभावक या शासक वर्ग ही गलत करेगा तो वो जनता का ख्याल नहीं रख पाएगा ना, वो सिर्फ अपना ही ख्याल रखेगा। ये सोचकर उन्होंने संपत्ति का साम्यवाद दिया है अपनी रिपब्लिक पुस्तक में। प्लेटो कहते हैं कि अभिभावक वर्ग को पत्नी और परिवार का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब उनके पास पत्नी भी नहीं होगी और परिवार भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पत्नी और परिवार शायद उनके भावना को नकारात्मक भावना बना सकती है। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग ला सकती है, और उसे रूल करने में, उसे अच्छे से रूल करने में योद्धा वर्ग को और शासक वर्ग को शायद वो एक बाधा उत्पन्न कर सकती है। अब पत्नी है या परिवार है, इसका मोह होता है इंसान को, है ना, अपने परिवार के लिए और पत्नी के लिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शायद अगर ज़रूरत पड़े तो आप गलत कदम भी उठा सकते हो, है ना। जैसे अभी पॉलिटिशियंस के बच्चे होते हैं तो वो किसी का भी एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी का भी मर्डर कर देते हैं, लेकिन उनको क्या पकड़ा जाता है, उनके क्या जो पेरेंट्स होते हैं, वो जो सो कॉल्ड एथिकता होती है वो कहाँ चली जाती है? वो ऑब्वियसली अपने बच्चों के प्रेम में, बच्चों के मुंह में, उन्होंने गलत किया है फिर भी वो उन्हें पैसा देकर छुड़ा लेते हैं, बचा लेते हैं। तो ये वाली सिचुएशन ना आ जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोला है कि भैया अभिभावक वर्ग की या शासक वर्ग की ना कोई पत्नी होगी और ना ही कोई बच्चा होगा, तो वो उससे नेगेटिव फीलिंग आएगी ही नहीं और नेगेटिव वो कुछ करेगा ही नहीं जब वो बच्चे और परिवार होगा ही नहीं। ठीक है, अब पत्नियों के साम्यवाद में ना वो दो बड़े एम बताते हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव बताते हैं। वो कहते हैं कि पत्नियों के साम्यवाद से दो ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त हो सकते हैं। पहला, जो परंपरागत विवाह की स्थिति थी, ठीक है, जो परंपरागत तरीके का विवाह था वो सुधर जाएगा। दूसरा, महिलाएं मुक्त हो जाएंगी, महिलाएं फ्री हो जाएंगी। अब देखते हैं ये कैसे फ्री होंगी और कैसे सुधार हो सकते हैं। तो परंपरागत विवाह में उन्होंने बोला था कि विवाह परंपरागत जो विवाह है उसके अनुसार विवाह कैसा है कि वो एक पवित्र बंधन है, ठीक है, लव है, दो आत्माओं का मेल है। ठीक है, तो ये विवाह का एक परंपरागत रूप है कि विवाह ऐसा ही होता है ना, लव होता है, दो आत्माएं होती हैं और हमेशा साथ में रहती हैं, और है ना। तो ये परंपरागत रूप से विवाह की एक थ्योरी है। वो कहते हैं कि जो विवाह है वो शासक वर्ग के लिए नहीं बना है, और वो विवाह की इस परिभाषा को, परंपरागत तरीके को पूरी तरह से नकार देते हैं। और वो कहते हैं कि जो विवाह है उसका जो एम है वो सिर्फ बच्चा पैदा करना होता है, संतान पैदा करना होता है। ठीक है, तो वो संतान पैदा करना जो है वो क्या बोलते हैं, लेकिन जब ये फीलिंग आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा, एक दो आत्माओं वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वो कहेंगे कि ये तो भैया आदर्श राज्य में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट लाएगा, है ना। क्योंकि उन्होंने पहले, इससे पहले वाले में जब वो हम बात कर रहे थे कि परिवार का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद, तो उन्होंने बोला था कि भाई पत्नियां नहीं रहेंगी, ठीक है, और ना बच्चे रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे अगर इमोशनली कनेक्ट हो गए तो वो गलत
सोच सकते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया या फिर वो गलत करने के लिए मोटिवेट कर सकता है उनका परिवार, या फिर परिवार के लिए वो और ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में कुछ गलत कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने संतान पैदा करने को जो परंपरागत विवाह के तरीके को उन्होंने गलत बताया है। ठीक है, परंपरागत विवाह उनके लिए ठीक नहीं है। किसके लिए? शासक वर्ग के लिए। शासक वर्ग है ना, वो स्थायी रूप से शादी ब्याह कर एक परिवार बनाकर बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। वो अगर उन्हें संतान की उत्पत्ति या बच्चा पैदा करना है तो वो कैसे करेंगे? वो अस्थायी रूप से शारीरिक संबंध बनाएंगे। ये थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आजकल के अगर हम आजकल के आधुनिक कॉन्सेप्ट को या आधुनिक अवधारणा को देखें, आधुनिक अवधारणा को अगर हम देखेंगे तो लोग वेस्टर्न कल्चर में ये ज़्यादा फॉलो करते हैं कि बिना शादी के वो बच्चा पैदा कर लेते हैं। उस ठीक है, और महिलाओं की मुक्ति इस तरह से है कि महिलाओं को क्या करना पड़ता है, अगर वो माँ बनती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, तो बच्चे की पूरी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? माँ पर आ जाती है। माँ उसका ध्यान रखेगी, माँ उसका लालन पालन करेगी, लालन पोषण करेगी। लेकिन वो कहते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी अब माँ पर नहीं होगी। बच्चा जैसे ही आएगा वो राज्य को सौंप दिया जाएगा, राज्य उसकी जिम्मेदारी लेगी, राज्य उसके ज़रूरतों का सारा ध्यान रखेगी, राज्य उसकी शिक्षा का, राज्य उसके जीवन यापन की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी। और इस तरह से महिलाएं भी मुक्त हो जाएंगी। अगर साम्यवाद को प्लेटो के साम्यवाद को देखें तो महिलाएं भी मुक्त हो जाएंगी, बच्चा पैदा करेंगी और वो राज्य को सौंप देंगी और वो फ्री हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्लेटो का साम्यवाद अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमें लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और आपके लिए और अच्छा कंटेंट, बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपकी कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ओके, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा पॉलिटिकल स्टडीज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा इंस्टाग्राम, हमारा टेलीग्राम और हमारा पॉलिटिकल स्टडीज़ का एक वेबसाइट भी है, आप उस पर भी विज़िट कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं, आप जाकर वहाँ चेक करिए। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।